Hello everyone, welcome to GNSC classes. So we will talk about learning theories and curriculum. एंड ये जो टॉपिक है वो आपका सेट एग्जाम एंड वेस्ट बंगाल का जो भी एग्जाम होने वाला है और जितने भी आपका बिहार में जो एग्जाम होने वाला है इन सभी सारे एग्जाम्स में ये काम आएगा आपके। तो बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है पीजीटी एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए, जो भी अदर स्टेट के सेट एग्जाम होते हैं उन सभी में ये टॉपिक आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग थ्योरीज एंड करिकुलम। सो यहाँ पर मेजर थ्योरी जो है यहाँ पे हम क्लासिफाइड करते हैं इसको तीन ग्रुप में। वी विल क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। सो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कौन कौन सी है यहाँ पे? तो बिहेवियरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो बिहेवियरिस्टिक में विच डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एंड री इन्फोर्समेंट स्कीम। तो बेसिकली जब भी किसी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की बात आती है तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में बात की जाती है कि हम किस तरह से यहाँ पर बिहेवियर को फोकस करें और बिहेवियर में चेंज लेके आए और उस चेंज को लाने के लिए हम स्टूडेंट को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं जिससे रिस्पॉन्स आता है और यहाँ पे साथ साथ हम रीइंफोर्समेंट भी देते हैं। दूसरी थ्योरीज होती है कॉग्निटिविस्टिक थ्योरी जिसमें हम बात करते हैं मेंटल लेवल की या इनसाइट लर्निंग की। तो बेसिकली यहाँ पर इन्वायरमेंट के साथ लर्नर का क्या रिलेशनशिप है इस पर सेकेंड नंबर की थ्योरी फोकस करती है। और बात करें अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की तो ह्यूमन साइकोलॉजी एम्फेसिस एटीट्यूड एंड फीलिंग्स द अफेक्ट डोमेन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर ये इस पर फोकस करती है। बिहेवियरिज्म को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो बिहेवियरिज्म हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। एजुकेटर्स हु आर बिहेवियरिस्टिक एंड इन चार्ज ऑफ curricula use many principles of behaviorism to guide the creation of new program। behavioristic foundations of curriculum की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला आता है रेमिडिएशन, यानी कि स्किल से कैसे आप स्कूल स्किल्स को एक्वायर करते हैं, कैसे उसको कंसीडर करते हैं जिससे आप एडवांस लर्निंग कर सकें। सेकेंड आता है वेल डिफाइंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। थर्ड आता है अप्रोप्रिएट मीडिया एंड मटेरियल टू सूट द लर्नर्स एबिलिटीज। एंड थर्ड शेपिंग बिहेवियर थ्रू prescribed task, phase by phase activities, close supervision of activities and positive reinforcement। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेपिंग बिहेवियर। तो शेपिंग बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शेपिंग बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर शेपिंग का मतलब ये है कि अभी आपका करंट में एक जो बिहेवियर है इस बिहेवियर को टीचिंग के द्वारा आप या फिर लर्निंग के द्वारा आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाएंगे तो उसे वन बाई वन जो भी हमारा टास्क है उस टास्क के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर शेप हो जाएगा। तो दिस इस थ्योरी को दिया था स्किनर ने, तो बिहेवियर शेपिंग। फिफ्थ है यहाँ पे डायग्नोसिस एस इन द। तो आप कैसे डायग्नोस करते हैं लर्नर्स की क्या नीड है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या इंटरेस्ट है, क्या उसको क्या इंस्ट्रक्शंस बेसिकली देने हैं जिससे उसकी लर्निंग इंप्रूव हो सके। तो इन 5 चीज़ों में हम बेसिकली यहाँ पे बिहेवियरिस्टिक फाउंडेशन करिकुलम में यूज किया जाता है। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या बात करते हैं तो यहाँ पे करिकुलम स्टेप्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट ए स्कूल शुड बी अ प्लेस वेयर वन इज नॉट अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, not afraid of being wrong, not afraid of not pleasing their teachers, and not afraid to taking cognitive risk and playing with the ideas to be sure। So school should be more human place where student can फुलफिल देयर ह्यूमन पोटेंशियल। तो बेसिकली स्कूल में ही हम जाके अपने पोटेंशियल को फुलफिल करते हैं। सो कॉग्निटिव थ्योरी यहाँ पर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसकी इंसाइट को डेवलप करती हैं, टेक्चुअलिटी को डेवलप करती हैं और करिकुलम में कॉग्निटिव चीज़ को ध्यान में रखे हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को करिकुलम में रखते हैं जिससे बच्चे का इंसाइट डेवलप हो सके, उसका कॉग्निशन डेवलप हो सके। थर्ड वन है हमारा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का जो बेस होता है रिलेशनशिप बेस होता है ना, कि आफ्टर ऑल चाहे आप बिहेवियर की बात करें, कॉग्निशन की बात करें, आफ्टर ऑल तो हम लोग ह्यूमन है। सो टीचर एंड करिकुलम फ्रेम्स शुड व्यू द लर्नर्स एज अ होल पर्सन एंड लर्निंग एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो भी हमारा लर्नर है वो एक पर्सन है ना। हम उसको फोर्सफुली एक एनिमल की तरह जैसे हमने उसको स्टिमुलस दिया, रेस्पॉन्स दिया और वो हमारे अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा, ये हम नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन है ना, और ह्यूमन में जरूरी नहीं है कि सभी चीजें सभी के लिए सब एक जैसी हो। तो ह्यूमनिस्टिक जो लर्निंग है वो मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर्स, हार्मोनाइज पर्सनल फीलिंग एंड स्टूडेंट एंड टीचर्स का जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को ध्यान कर स्पेशली हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर फोकस करके ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को देखा जाता है। इसको बेसिकली कार्ल रोजर्स ने, मॉस्लो ने इस थ्योरी को दिया था। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर
पहला है कि एम ऑफ एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे जब करिकुलम को बनाते हैं तो पहला एम हमारा क्या है, इन फ्रेमिंग द करिकुलम वन शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सेकंड है चाइल्ड सेंट्रिक प्रिंसिपल की करिकुलम चाहे कैसा भी हो उसको चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, बच्चे की नीड और इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाला करिकुलम हमें चाहिए। थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स की एक इंसान होने के बाद हमें इसी सोसाइटी में रहना है, इसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, सोशल नीड्स को भी फुलफिल करने वाला होना चाहिए। करिकुलम principle of conservation. Man has conserved experience very carefully for better adaptability. Education regarded as a means of preserving the curricular heritage of humanity. So this is the schools have twofold function in the regard preservation of the past experience and transmission of experience. सपोज क्या है कि हमारे पेरेंट्स ने जो सीखा वो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, या हमारे टीचर्स ने जो सीखा वो उन्होंने बचा के रखा और आज उन्होंने हमें क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस उनको हो रहा था उसका क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले उसको प्रिजर्व किया गया, लेटर उस एक्सपीरियंस को आपके साथ ट्रांसफर किया गया। तो इसी तरीके से जो भी हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजें जितनी भी बॉडी ऑफ नॉलेज थी वो धीरे धीरे हम तक कैसे पहुंची है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिवनेस यानी कि ऐसा एक करिकुलम जरूर होना चाहिए जिसमें बच्चे को यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने का चांस मिल सके, जिसमें बच्चे के अंदर जो भी पोटेंशियल है वो बाहर लाया जा सके। प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर द चाइल्ड ऑफ, जिससे अब बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए, यहाँ पे वो समझ सके कि उसकी फ्यूचर की नीड्स क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, तो वो आगे तक का देख सके। प्रिपरेशन फॉर लिविंग यानी कि हमें अच्छी इंसान बन के रहना है, हर व्यक्ति को फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथ चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो इसके द्वारा ही हम ये सब चीजें जब हमारी फुलफिल होती हैं तो इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करे। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, subjects should be arranged logically and psychologically in accordance with the child's developing interest। तो इस तरह का आपका होना चाहिए जिससे बच्चे के चाइल्ड के अकॉर्डिंग डेवलप हो सके। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एबिलिटीज, every item should be learned and item should not be learnable, it should be have utility। तो यहाँ पर क्या आप किस चीज का यूटिलिटी है, कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी चीज हमारे काम की नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए कि जिसमें बच्चा अपने जो भी चीज उसके काम की है उसको तो वो लर्न करे, जिस और फ्यूचर में वो चीज भी उसके काम आ सके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब भी करिकुलम बनाया जाता है तो ये एक लर्नर को पता होना चाहिए कि हर लर्नर अपने आप में अलग है, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान देता हो। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी कि हम किस तरीके से स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों को करिकुलम में इंक्लूड कर सकें। इसके अलावा वैरायटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी करिकुलम हमारा है उसमें गर्ल्स हैं, माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, है ना, बहुत अलग अलग तरह से पृष्ठभूमि से, अलग अलग तरह की एरिया से बच्चे आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हमें वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टाइम की अगर बात करें कि रिलेटिव सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सब्जेक्ट इन द करिकुलम हैज टू जस्ट द डिटरमाइन इन द लाइट ऑफ द टाइम अवेलेबल इन द टाइम टेबल विच इज रिगार्डेड एज द मिरर ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। तो ऐसा होना चाहिए जिसको टाइम पे पूरा किया जा सके, कितने उसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल भी जरूर होना चाहिए। इवेल्यूशन ऑफ माध्यमिक एंड HS करिकुलम ऑफ वेस्ट बंगाल इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो वेस्ट बंगाल का जो करिकुलम है इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर। तो को करिकुलर एक्टिविटीज रिफर टू एक्टिविटीज दैट complement the academic curriculum and provide students with opportunity to develop skills, interests and talents outside of the traditional classroom setting। So these activities are typically voluntary, can include sports, arts club, community service and more। So holistic development, सिग्निफिकेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज से क्या होता है, इससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, बच्चा एंगेज हो रहा है, उसको मोटिवेशन मिल रहा है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। तो ये जो सारी चीजें हैं। अब बात करेंगे हम फ्रीडम की, तो फ्रीडम स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू एक्ट, थिंक और एक्सप्रेस वनसेल्फ विदाउट अनड्यू रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चे को हमें ऐसा
फ्रीडम देना चाहिए, जो अपने अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सके, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके, बिकॉज इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो फ्रीडम एसोसिएट करता है ऑटोनॉमी के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ और एबिलिटी टू मेक चॉइस के साथ। फ्रीडम अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड परस्यू देयर गोल्स। की एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम इंक्लूड, इसमें इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आती है, इसमें पर्सनल ग्रोथ आता है, सेल्फ एक्सप्रेशन आता है। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपकी जो मौलिकता है, आपकी जो यूनिकनेस है, आप उसको एक्सप्रेस कर सकें। अब बात करते हैं डिसिप्लिन्स की। तो डिसिप्लिन्स refers to the practice of self-control, order lines and adherence to rules, norms and regulations. The ability to regulate one's behavior, thoughts and emotion in pursuit of specific goals of standard. तो ये सारी चीज़ें हमारी डिसिप्लिन में आती हैं। डिसिप्लिन दो तरीके का होता है, एक होता है इनर डिसिप्लिन, एक होता है एक्सटर्नल। इनर का यानी कि जो आप अंदर से फील करते हैं, और एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर से फोर्सफुली आपको दिया जाता है। तो इनर डिसिप्लिन हमेशा बेटर माना जाता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन इनर डिसिप्लिन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू वंस एक्शन एंड रूटीन. It include elements such as setting priorities, managing time effectively and following a plan or schedule to achieve a desired outcome. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। सोशल हार्मोनी एंड एथिकल बिहेवियर के लिए, कि बिकॉज आपने देखा होगा कई जगह रैगिंग होती है, कई जगह टीचर स्टूडेंट से ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, स्टूडेंट टीचर से भी ठीक से बिहेव नहीं करते। तो इन सारी चीज़ों के लिए कि हम सभी के बीच में आपस में एक रिस्पेक्ट बनी रहे, एक एथिकल बिहेवियर बना रहे, इन दैट्स वाई वी नीड डिसिप्लिन ऑल्सो। बैलेंसिंग फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, हम कैसे बैलेंस करें फ्रीडम और डिसिप्लिन के बीच में, कि आपको फ्रीडम भी मिली रहे और आप डिसिप्लिन में भी रहें। तो फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड डिसिप्लिन इज क्रुशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। देखा जाए तो ये बहुत ही दोनों चीजें आपस में एकदम अपोजिट है। एक बात करिए कि फ्री छोड़ दो, एक बात करिए आपको कंट्रोल में रखिए। इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग द फ्रीडम एंड डिसिप्लिन आर नॉट अपोजिंग फोर्सेज बट रेदर कंप्लीमेंट्री एस्पेक्ट कैन री-इन्फोर्स ईच अदर। तो ये एक दूसरे को बेसिकली क्या कर रहे हैं, री-इन्फोर्स कर रहे हैं। तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। अगर कोई बच्चा अवेयर है कि उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उसको क्या वैल्यूज़ हैं, उसकी क्या बाउंड्रीज हैं, उसकी लिमिट कहाँ पे है, तो वो फ्रीडम और अपने गोल और अपने जो भी उसका डिसिप्लिन है उनके बीच में बड़ी आसानी से यहाँ पे रेगुलेट बैलेंस कर सकता है। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि मुझे जो ये फ्रीडम दी हुई है वो इसलिए दी हुई है। जैसे अगर कोई बच्चा रात को बहुत ज़्यादा लेट आता है, उसके पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये अगर आपको फ्रीडम मिली हुई है तो आपको इतना डिसिप्लिन में खुद से रहना होगा कि जब आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो आपको खुद से यहाँ पे अपने आप डिसिप्लिन में रहना होगा। इसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड गाइडेंस। एंड अगर आपका टीचर सही है, आपका मेंटर यहाँ पे सही है, वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको सही एजुकेशन मिल रही है, तो आप अपनी दी हुई फ्रीडम का बेसिकली कोई गलत मिसयूज नहीं करेंगे। और जब आप फ्रीडम का मिसयूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन जो है मेंटेन हो जाता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के द्वारा भी ऐसा हो सकता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के द्वारा, रिफ्लेक्टिव, पहली बात तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अपने आप को कैसे रेगुलेट करते हैं, हम अपने ऊपर कितना, खुद के ऊपर आप के बारे में कितना अवेयरनेस आपकी है, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के द्वारा भी आप डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकते हैं। सो फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड डिसिप्लिन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड रिक्वायर्स self-awareness, introspections, and continuous learning. It is important to recognize that the idea balance may vary across different contexts and individual. तो ये सब पर अलग अलग वेरी करता है। तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट ए खत्म होता है। लाइव क्लासेस में जो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट ए और इसके दूसरे पार्ट को पढ़ा दिया था, सो आगे की क्लासेस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहिएगा और मैं आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो वन बाय वन कवर कराऊंगी। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।